हेलो फ्रेंड, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था राज्य के बारे में और राज्य के जो अनिवार्य 4 तत्व होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में। जैसा कि हमने सिलेबस डिस्कस करते टाइम देखा था कि जो सरकार होती है, सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये हमने कल देख लिया था। और हमने फिर देखा था कि विधायिका को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक विधायिका जो संघीय विधायिका थी, संघीय विधायिका मतलब केंद्र स्तर पर, और दूसरा हमने देखा था राज्य की विधायिका, राज्य स्तर पे। हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। संघीय विधायिका में हमने देखा था किसको किसको देखा था। एक तो देखा था लोकसभा, दूसरा देखा था हमने राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक, सेम वैसे हमने राज्य विधायिका में भी हम 3 चीज़ देखे थे। एक तो इसका राज्यपाल था, विधायिका के 3 अंग, यहाँ भी संघीय विधायिका के ये 3 अंग हैं, राज्य विधायिका के ये भी 3 अंग हैं। एक राज्यपाल था और एक था विधानसभा और विधान परिषद। ये तीन अंग हैं दोनों के। आइए इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा एक बार। ये सीधा क्वेश्चन पूछता है संघीय विधायिका। संघीय विधायिका से मतलब है संसद से। तो मतलब संसद के हमारे कितने भाग हैं? संसद के ये 3 पार्ट हैं। तो पीसीएस प्रीलिम्स में चाहे किसी में क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट यही पूछता है कि संसद के अंग कौन कौन से हैं। ये ऑप्शन दे देगा, कुछ और भी दे देगा। तो आपको एकदम याद रखना है पक्का से कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर ही संसद को बनाते हैं। यानी कि तो संसद, या ये कहें कि संसद के ये तीनों अंग हैं। अगर इसमें से कोई भी एक नहीं रहेगा तो संसद नहीं है। राज्य वाले में तो एक हो सकता है, क्योंकि जो राज्य विधान परिषद है ये सारे स्टेट में नहीं है, तो ये इसमें क्या बोलते हैं, राज्य विधायिका में लागू नहीं होता है। क्योंकि मैक्सिमम स्टेट में यही दोनों हैं, राज्यपाल और विधानसभा। केवल 6 राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है, बाकी सारे स्टेट में राज्यपाल और विधानसभा ही है। लेकिन जो संघीय विधायिका है, संसद, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। क्योंकि जैसे कोई बिल होता है, आपका कोई बिल है, पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में। ठीक, लोकसभा पास कर दिया, फिर कहाँ आएगा? राज्यसभा में। फिर राज्यसभा ने भी अगर इसको पास कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होगा? ये जाएगा राष्ट्रपति के पास में। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? इस पर साइन करेंगे। जब राष्ट्रपति साइन कर दिए, मतलब कि पहले लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, और ये यहाँ दोनों से पास होने के बाद में राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा, ये बिल इधर अधिनियम नहीं बनेगा। बिल है जो एक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन है वो? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आप कंपलसरी एकदम याद कर लें कि यही होता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं, पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको डाउट होता है, वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि राज्यसभा और जो विधानसभा है वो दोनों को एक ही समझ लेते हैं। उनको लगता है कि जो प्रदेश में होता है वो राज्यसभा होता है, प्रदेश का इलेक्शन होता है वो राज्यसभा का होता है। मतलब जो विधानसभा का इलेक्शन होता है वो समझते हैं कि वो राज्यसभा का इलेक्शन होता है। तो अपना कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए। राज्यसभा अलग का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। देखिए, विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रत्यक्ष मतलब हम सीधा वोटिंग जो करते हैं। राज्यसभा का चुनाव हम नहीं करते हैं। जो विधानसभा के मेंबर होते हैं, जो सदस्य चुने जाते हैं, जो एमएलए मतलब
आप कहें विधायक जो चुने जाते हैं, ये सारे विधायक राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा में सांसद सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो जैसे कोई स्टेट आप मान लीजिए ये यूपी है ना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसको अलग अलग हम अगर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं तो टोटल 75 ज़िले हैं। मान लीजिए यूपी में 75 ज़िले हैं और 80 इसमें क्या है, लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा की सीटें इसमें 80 हैं, मतलब एवरेज एक ज़िले की एक सीट होती है, ऐसा होता है। और तो और उसी के लिए उसी ज़िले के लिए वो चुना जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, मोदी जी कहाँ से चुने गए हैं, बनारस से, मतलब कहाँ के सांसद हैं, बनारस के सांसद हैं। लेकिन जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा के लिए क्या होता है कि पूरे स्टेट के लिए कुछ सीटें निर्धारित कर दी जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें हैं, 31 सीटों पे ही चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। और जो 31 लोग चुने जाएंगे उत्तर प्रदेश से, ये 31 लोग इनका कोई एक क्षेत्र निर्धारित नहीं होता है। तो उनको जैसे हम बोलते हैं आम भाषा में कि कहाँ से चुने गए हैं, तो जैसे मनमोहन सिंह थे, आसाम से चुने, और आसाम से शायद चुने जाते थे, सॉरी याद नहीं है। तो जैसे कोई चुना जाता है राज्यसभा से, कोई जैसे अरुण जेटली चुने गए कहीं से, तो बोल जाएंगे कि नहीं यहाँ से चुने गए। और कोई भी जैसे कहीं से भी चुना जाता है, जैसे कोई यूपी से आया तो बोल जाते हैं कि यूपी से राज्यसभा से चुन के आए हैं। जैसे संजय सिंह हैं तो दिल्ली से चुन के आए हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं। तो इसमें टोटल 31, जैसे उत्तर प्रदेश है तो टोटल 31 सीट पे चुनाव होता है। यहाँ से 31 लोग राज्यसभा के सांसद बन के आते हैं यहाँ पे संसद में। जो हमारे विधानसभा है, विधानसभा में जो हम चुनाव करते हैं वो विधायक का चुनाव करते हैं। जो हमारा विधायक होता है MLA, इसका चुनाव करते हैं। और विधायक मिलके CM का चुनाव कर लेते हैं अपना। जो इसमें नेता होता है बहुमत का, दल का नेता जिसको मान लिया जाता है, वो अपना मुख्यमंत्री बन जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों अलग अलग है, विधानसभा राज्यसभा नहीं है। हाँ, ज़रूर उस राज्य की सभा है, मतलब वहाँ से लोग, उस राज्य से लोग चुन के आते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो जो विधानसभा है वो राज्यों का अंग है, राज्य विधायिका का अंग है। जो राज्यसभा है वो संघ विधायिका यानी संसद का अंग है। तो आइए देखते हैं संसद के बारे में, अरे राज्यसभा के बारे में डिटेल। ये संसद का प्रावधान किस में है, आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 में है। तो राज्यसभा को हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि राज्यसभा को और क्या क्या बोलते हैं। ठीक, राज्यसभा के कई नाम हैं जिन नामों से बुलाए जाते हैं। पहले ये देख लेते हैं इसका प्रावधान कहाँ है ना। हम देखे थे संसद, पहले देखे थे ना संसद। तो ये संसद का प्रावधान कहाँ है, एक तो भाग 5 में है, और इसका जो अनुच्छेद है 79 से लेके 122 तक है। ठीक, देखिए अब राज्यसभा के बारे में हम देखते हैं। राज्यसभा के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे क्या इनको बोलते हैं हम, इसको हम उच्च सदन भी बोलते हैं, उच्च सदन। दूसरा इसको हम क्या बोलते हैं, अस्थाई सदन भी बोलते हैं। अस्थाई सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा क्या है कि हर 5 साल में भंग हो जाती है, लेकिन ये अस्थाई सदन ये कभी भंग नहीं होती है। इसको उच्च सदन भी बोलते हैं, अस्थाई सदन भी बोलते हैं, राज्यसभा भी बोलते हैं। और कुछ कुछ जैसे क्या बोलते हैं इसके, मतलब कुछ हद तक, मतलब इसकी तुलना क्या बोलते हैं,
ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से होती है, और जो अमेरिका का है सीनेट से होती है। अगर दूसरी जगह से हम इसका देखें, मतलब कि अगर ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड है। हाउस ऑफ लॉर्ड है यहाँ से, मतलब जैसे एक तरह से हम मान सकते हैं कि जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड में क्या होता है कि बड़े एजेड लोग, चाहे काफ़ी एजेड लोग, और एक तरह से ये बोलते हैं कि काफ़ी मतलब अच्छी पर्सनालिटी, मतलब जो जाने माने लोग हैं, वो हस्तियाँ लोग यहाँ से आती हैं। इसको बोल सकते हैं गणमान्य व्यक्ति। और जो हमारा यूएस से है, अमेरिका से, अमेरिका क्या जो अमेरिका में जो उच्च सदन है उसको हम बोलते हैं सीनेट। इसमें क्या होता है कि राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में, राज्य के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ से चुनाव होता है। जैसे अमेरिका में क्या है कि 50 स्टेट हैं और वहाँ से हर स्टेट से 2-2 लोग चुन के आते हैं, टोटल 100 लोग। तो एक तरह से ये माना जाता है कि हमारे में भी जैसे हमारे में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि 12 लोग को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो उसको ये माना जाता है कि जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड है वहाँ से मतलब सेम उसी के टच पे है कि वो भी मतलब अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोगों को लेता है। तो हमारे यहाँ भी 12 लोगों का चुनाव होता है, ऐसे ही गणमान्य व्यक्तियों का, राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। सेम वैसे ही जैसे सीनेट में हर राज्य का प्रतिनिधि होता है, तो हमारे यहाँ भी 2 होते हैं, 30 लोग हैं जो चुने जाते हैं, तो उनका चुनाव होता है ना, तो वो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। राज्यसभा को फिर से हम अगर आगे और अध्ययन करेंगे तो राज्यसभा क्या करेंगे कि कई पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे राज्यसभा को, मतलब कैसे कैसे इसका अध्ययन करना है हमको। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं। क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका हम गठन देख लेंगे। ठीक, गठन में हम देख लेंगे कि इसके सीट के बारे में है ना, गठन देख लेंगे कैसे, मतलब गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है और उसमें सीटें कितनी हैं। ठीक, गठन के बाद हम क्या देखते हैं, इसका निर्वाचन देखते हैं कि कैसे ये लोग निर्वाचित होते हैं। निर्वाचन पद्धति देखते हैं, मतलब कौन से पद्धति से निर्वाचित होते हैं ये लोग। उसके बाद हम क्या देखते हैं, पदाधिकारी देखते हैं। पदाधिकारी करने का मतलब ये है कि जैसे कोई एक मुखिया होता है ना, कोई सदन है तो उसका एक मुखिया होगा। जैसे हमारा लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा है तो सभापति होता है उसका। तो पदाधिकारी के बारे में हम फिर देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसकी कार्य और शक्तियाँ देखते हैं। फिर बाद में कुछ और जो अन्य बचा हुआ उसके बारे में हम देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि राज्यसभा के गठन के बारे में क्या बताता है हमको, गठन के बारे में। ठीक, तो देखिए राज्यसभा के गठन के बारे में ये है, अगर हम गठन के बारे में देखते हैं तो देखिए इसमें क्या है कि जो हमारा अनुच्छेद 80 है, इसमें राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है। गठन मतलब कितने लोग होंगे, कुल मिला के यही है, राज्य से कितने लोग आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लोग आएंगे, और राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करेगा। कहने का कुल मतलब यही है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, राज्य हैं, और कितने संघशासित क्षेत्र हैं, 8 यूटीज़ हैं। टोटल अभी इतने हमारे पास हैं। ठीक, देखिए हमारे संविधान में प्रावधान क्या है, संविधान में कितने सीटों का है, संविधान में देखिए टोटल जो सीटों की मतलब संख्या, जो टोटल संख्या है राज्यसभा सांसदों की संख्या है वो 250। ठीक है, ये कितनी है, ये मैक्सिमम है, मतलब इससे ज़्यादा अभी नहीं होगी, जो है यही है।
250 में हम क्या करते हैं कि इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है 12, ये होता है 238। ये जो 12 होते हैं इनको क्या करता है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, मतलब इनका इलेक्शन नहीं होता है, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है सीधा सीधा। इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो 238 लोग होंगे ये क्या होते हैं निर्वाचित होंगे। और 238 को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 238 में क्या था कि 229 किसके लिए था, ये था राज्य के लिए, और जो 9 था वो था संघ शासित क्षेत्र के लिए। ये क्या है मैक्सिमम है, मतलब अधिकतम इतना हो सकता है हमारे संविधान के हिसाब से, अभी तक इतना हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन अभी वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान में इनका पोजीशन क्या है, तो देखिए वर्तमान में कितना है अभी टोटल कितना है नंबर 245। टोटल 245 सांसद आते हैं चुन के। मतलब कि 233 प्लस 12, ये 12 तो चुने जाते हैं शुरू से ही, इतने ही हैं। लेकिन ये दो देखिए यहाँ पे 238 था, यहाँ 233 है, मतलब 5 संघ शासित क्षेत्रों को जो बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया आपका, लक्षद्वीप हो गया आपका, दमन दीव हो गया आपका, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, इन सब के लिए कोई राज्यसभा सांसद की व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये जो 12 है हमारे कितने क्या है मनोनीत। इनको मनोनीत कौन करता है, हमने देख लिया राष्ट्रपति करता है। ठीक, इनका मनोनयन राष्ट्रपति करता है। ये लोग कौन लोग होते हैं, हाँ ये कहाँ से लिया गया है ये भी पूछता है ना, संविधान में पूछ लेता है कि ये जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सांसदों का जो मनोनयन है किस देश के संविधान से लिया गया है, क्योंकि हमारे देश का संविधान जो अलग अलग देशों से लेके लिखा गया है। तो ये पूछता है कि इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, किस देश से लिया गया है। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और जो इनका ये मनोनयन होता है ये कहाँ से चुने जाते हैं, ये आते हैं आपके कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्य, सामाजिक क्षेत्र से। मतलब इन 4 क्षेत्रों से लोग चुन के आते हैं, 12 लोग चुन के आते हैं। चुन के नहीं मतलब हाँ चुन के मतलब वहाँ से चुनाव होता है, बाकी राष्ट्रपति इनको केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है उसकी सलाह पर इन लोगों को यहाँ पे मनोनीत करता है। तो ये 4 फील्ड से आते हैं लोग, जैसे सचिन तेंदुलकर आए थे ना, कला से रेखा थी, जया भादुरी, बहुत लोग हैं जो आते रहते हैं। लता मंगेशकर भी शायद निर्वाचित थी। तो इन लोगों का मनोनयन होता है 12 लोगों का। ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन एकदम पूछता है, कितने लोगों का मनोनयन होता है, 12 लोगों का। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। सॉरी यार दक्षिण अफ्रीका नहीं, ये आयरलैंड से लिया गया है। सॉरी ये आयरलैंड से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका बोलती है। ठीक, अब आइए 233 में हम देख लेते हैं। 233 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक क्या है, अभी तो 4 यूटीज़ के लिए हैं, यूटीज़ मतलब संघ शासित प्रदेश के लिए है, और 229 जो है स्टेट के लिए है। आधा इंग्लिश आधा हिंदी में ही चलता है यार मेरा, देखना आप लोग थोड़ा। ठीक है, अब देखिए यूटीज़ में क्या है, आप देख सकते हैं पुडुचेरी के लिए 1 है और दिल्ली के लिए
3 है। I-29 क्या है, बाकी राज्यों में अलग अलग विभाजित है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। हाँ, ये विभाजन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि किस स्टेट से कितने हैं सांसद, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे यूपी पीसीएस में तो यूपी से रिलेटेड ही पूछता है कि उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी है। कई बार तो ये 2 स्टेट का मिला के और एक किसी का दे देगा, बोल देगा कि कौन इसके बराबर है। जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 31 सीट है, यूपी में 2 और स्टेट का ले लेगा, मान लीजिए महाराष्ट्र में कितना है, 19 सीट है, नॉमिनेटेड जो हैं वो 12 हैं, तो दोनों मिला के 31 हो गए। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है, एक तरफ ये दे देगा और एक तरफ ये दे देगा। इसमें ये लिखेगा नहीं, बस लिख देगा, लेकिन संख्या नहीं बताएगा। बोल देगा कि महाराष्ट्र और ये फिर महाराष्ट्र प्लस कोई भोपाल, नहीं महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र प्लस बिहार, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है कि मतलब किन 2 राज्यों के राज्यसभा सांसदों की संख्याओं का योग उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसदों की संख्या के योग के बराबर है। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक, तो उसके बाद में हम अब देख लेते हैं सीट, राइट, कितनी सीटें हैं। देखिए, अब हम देख लेते हैं कुछ सीटों के बारे में। देखिए, सीटों के बारे में हम देखते हैं तो हमारा जो अनुसूची है ना, चौथी अनुसूची, 4th शेड्यूल, चौथी अनुसूची में, ठीक है, चौथी अनुसूची में हमको बताया गया सीटों के बारे में कि किस राज्य की कितनी सीटें होंगी। अगर इसको हम भाग के रूप, संविधान के अनुच्छेद के रूप में देखें तो यह है आर्टिकल 80 का +2, आर्टिकल 80 +2। ठीक है, देखिए अब मतलब ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या हर बार पूछता है, तो बेहतर ये है कि आप लोग इसको मैप के हिसाब से देख के याद कर सकते हैं। मतलब जहाँ जिस राज्य में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ सीटें उतनी ज़्यादा होंगी। लेकिन ये सारा कब से लिया गया है, ये सब 71 की जनसंख्या पे, 1971 वाली जनसंख्या पे सारा लिया गया है, और 2026 तक ऐसे ही रहने वाला है। तो 1971 में किस राज्य की कितनी जनसंख्या थी उसके हिसाब से सारा डिवाइड कर दिया गया था। अगर हम अभी देखें तो अभी तो ये सही नहीं आएगा। ठीक, तो अभी हम देख लेते हैं कि सीटों का बंटवारा कहाँ कहाँ कितना कितना है। मैं ज़्यादा याद नहीं करना है, आप मेन ये देखिए कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं, पूर्वोत्तर भारत के, पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं ना, उसमें असम को छोड़ दीजिए आप, तो बाकी जो 6 राज्य हैं ना, असम को निकाल के बाकी जो 6 राज्य हैं, एक आपका सिक्किम हो गया, एक आपका गोवा हो गया ना। तो ये जो 8 स्टेट हैं इसमें 1 सीट है बस। ठीक, और सबसे ज़्यादा देखिए अब यूपी में देखिए कितनी सीटें हैं आपकी, 31 सीटें हैं। ठीक है, यूपी में 31 है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं आपकी, 19 सीटें हैं। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। बिहार में 16 सीटें हैं। ठीक, और जो मनोनीत होते हैं उनको भी लिख लीजिए, ये होती हैं 12 सीटें। ठीक है, तो ये है हमारी सीटें। सीटों से भाई क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हमेशा क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ लेता है किस राज्य की कितनी सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में है। तो ऐसे पूछ लेगा कि चौथी अनुसूची में किस चीज़ का विवरण दिया गया है, तो राज्यसभा सीटों के बारे में दिया गया है कि किस स्टेट की कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, उसके बारे में दिया गया है। अब इसके बाद अब हम देख लेते हैं निर्वाचन। ठीक, सीट का तो हो गया काम, अब आइए देखते हैं निर्वाचन। देखिए सबसे पहले निर्वाचन को देख लेते हैं, निर्वाचन कितनी तरह से होता है। इंडिया में नॉर्मल निर्वाचन 2 तरह का होता है, हालांकि हमको एक ही तरह का पता होता है जो हम खुद करके आते हैं। ठीक,
उसको तो हम सीधा सीधा मतलब अगर ऐसे बोले तो बोल सकते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब कि सीधा हम जाके वोट देते हैं। जैसे हमारे क्या बोलते हैं, सांसद का चुनाव होता है, ठीक, जैसे हमारे विधायक का चुनाव होता है तो हम उनको डायरेक्ट वोट देते हैं, लोकसभा सांसद का और विधानसभा सदस्य का, तो वो होता है डायरेक्ट। लेकिन उसको हम बोलते क्या हैं, वो होता है, इसका नाम है इंग्लिश में ही है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब ये कुल मिला के इसका कहने का ये है कि जो इसमें ज़्यादा वोट पा गया वो जीत गया। मान लो कि अगर 100 वोट है, ये है टोटल, पड़े कितने 50 वोट, ठीक, एक को मिला कितना 20, एक को मिला 18, एक को मिला 12, ये वाला जीत गया। जबकि टोटल कितना है 100, ठीक है, टोटल वोट कितना है, वो कहीं का इलेक्शन मान लीजिए हो रहा है तो वहाँ का टोटल वोट 100 है, केवल 50 लोग ही वोट देते हैं, ठीक। उसमें से एक आदमी को मिलता है, एक कैंडिडेट को 20 वोट मिलता है, दूसरे कैंडिडेट को 18 वोट मिलता है, तीसरे को 12 वोट मिलता है, टोटल तो 50 हो गया नहीं है, मतलब 50 वोट ही खाली पड़े। इसमें भी जो ज़्यादा पा गया 20 वोट वो जीत गया। हालांकि ये सही नहीं है क्योंकि आधा वोट भी नहीं पा रहा है, इसका भी आधा कम से कम करता तो 51 होता, आधा से एक ज़्यादा। लेकिन ये नियम है, क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम का ये है। दूसरा हमारा है, इसको बोलते हैं सिंगल एंड ट्रांसफर नहीं प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम, ये बोलते हैं इसको, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो ये है ना फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, इसके हिसाब से किसका चुनाव होता है, लोकसभा विधानसभा, इसका चुनाव, इन दोनों का चुनाव इस मतलब सिस्टम के तहत होता है। तो निर्वाचन प्रणाली है जो मेन दो तरह की है, एक ये है और एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है नॉर्मली। एक होता है इसमें सूची पद्धति, इसको हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ कौन होता है, हमारे यहाँ ये होता है एकल संक्रमणीय मत। हमारे यहाँ जो राज्यसभा का चुनाव होता है इससे होता है, किससे, किसका चुनाव इससे होता है, एक तो राज्यसभा का चुनाव होता है, दूसरा विधान परिषद, विधान परिषद का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि ये है इनडायरेक्ट, ठीक, मतलब ये है कहने का कि हम इनका चुनाव नहीं करते हैं, कुल मिला के हम इनको वोट सीधा सीधा नहीं देते हैं, ठीक। और ये जो पहला वाला है इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम इनको सीधा अपना वोट देते हैं और हम अपना विधायक अपना सांसद चुनते हैं। लेकिन हम अपना राज्यसभा का जो सांसद होता है हम उसका चुनाव नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा MLC होता है उसका चुनाव हम नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव हम खुद वोट दे के नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव हम खुद वोट दे के नहीं करते हैं, ठीक। तो ये तो निर्वाचन पद्धति है दो तरह की। और राज्यसभा सांसद के निर्वाचन में कौन पद्धति अपनाई जाती है, एकल मत संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। अब देख लेते हैं कि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, ठीक, हाँ, इनको कौन वोट देता है, नहीं, कुल मिला के ये है कि जो राज्यसभा के सांसद हैं इनका चुनाव कैसे होता है। तो राज्यसभा के जो सांसद होते हैं इनका चुनाव उस राज्य के जो MLA मतलब विधायक, ठीक है, विधानसभा के ये लोग मिलके MLA का चुनाव करते हैं, ठीक। तो चुनाव के बारे में एक बार देखते हैं कैसे होता है। चुनाव में क्या होता है कि जैसे
हाँ, स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। चुनाव जैसे शुरू में चुनाव कैसे हुआ होगा, क्योंकि इसका मतलब एक अलग सिस्टम है ना। वो क्या बोलते हैं कि अरे हाँ, क्या बोला था, इसका चुनाव का देखिए कैसे होता है। नहीं, पहले इसका कार्यकाल हम देख लेते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने टाइम का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक, कार्यकाल इसका जो होता है 6 वर्ष का होता है। ये कहाँ दिया गया है हमारा, इसका प्रावधान अगर हम देखें तो आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 83(1) में इसका प्रावधान दिया गया है। लेकिन जो 6 वर्ष के लिए इनका चुनाव तो होता है, लेकिन क्या होता है कि हर दूसरे वर्ष 1/3 भाग लोगों का, मतलब 1/3 भाग पे लोगों का फिर चुनाव होता है। ठीक, मतलब इतने लोगों के सदस्यता ख़त्म हो जाती है और इतने सीट पे 1/3 भाग सीट पे फिर से इलेक्शन होता है इन लोगों का। तो देखते हैं वही इलेक्शन का देखते हैं। अब देखते हैं इलेक्शन का कैसे होता है। जैसे शुरू में क्या हुआ था, जब पहली बार तो क्वेश्चन वो बताया ही नहीं आपको। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं पहली बार कब बना था। कहने का मतलब यही है कि पहला चुनाव कब हुआ था, वो अप्रैल में हुआ था। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस से 2017 में आया था कि पहली बार राज्यसभा का चुनाव कब हुआ था ना, मतलब गठन कब हुआ था, चुनावी गठन कब हुआ था। तो 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। तो जब 3 अप्रैल 1952 को हुआ, हाँ, तो एक ही बार सब लोगों का 6 साल के लिए चुनाव नहीं हुआ था। कहने का मतलब ये है कि सब लोगों का 6 साल के लिए चुनाव नहीं हुआ था। जैसे मान लीजिए कि इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। ये 6 साल हो गया ना, मान लीजिए 6 साल हो गया। ठीक, 2 3 4 5 6 6 साल हो गया। हम क्या बोले, हर दूसरे साल में, मतलब 2 वर्ष बाद ना, 2 वर्ष बाद 1/3 जो जनसंख्या होती है, मतलब उनका फिर से चुनाव होता है। 1/3 भाग सीट पे फिर से चुनाव होता है। ठीक, जैसे हम मान लेते हैं कि कितनी सीटें अभी हमारे पास है, 245 है ना, 245 सीट अभी है। इसका 1/3 हम करते हैं तो कितना होगा, करीब 81-82 सीट के आसपास मान लिया हो गया आपका। ठीक, तो जो पहली बार चुनाव हुआ था 1952 में, वो चुनाव कैसे हुआ था, वो चिट पद्धति द्वारा शायद हुआ था। कि जैसे होता है ना, चिट बना कर रख दिया गया। अब इस सबको इसमें से बोला गया, 245 लोगों में सबको बोला गया कि आप चिट निकालिए। और वो चिट में व्यवस्था ये थी कि एक पे 2 वर्ष लिखा हुआ था, कि जिनको वो चिट मिलेगी वो 2 साल के लिए होंगे, दूसरा 4 साल के लिए होंगे और तीसरा 6 वर्ष के लिए होंगे। ये व्यवस्था की गई थी उस चिट में, इतना इतना होगा। ठीक, आइए कितना कितना था, 1/3 पे 1/3 पे 1/3 पे, मतलब 82 लोग, इतने 82 लोग 4 साल के लिए और 82 लोग 6 साल के लिए चुने जाएंगे। ठीक है, ये लोग, तो यही प्रावधान किया गया था। तो उस टाइम ही मतलब डिसाइड हो गया था कि जैसे 82 लोग हैं जिनको ये वाली चिट मिली 2 साल वाली, तो वो 2 साल बाद रिटायर हो गए ना। जब 2 साल बाद वो लोग रिटायर हो जाएंगे तो 82 सीट तो फिर से खाली हो गई ना। 82 सीट 2 साल बाद 82 सीट खाली हो गई, अब ये इतना हो गया। अब कुछ लोगों को 4 साल का मिला होगा, 4 साल के लिए, तो 2 साल बाद उनका फिर 2 साल बचा खाली। जैसे 2 साल बाद तो इनका तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ ख़त्म हो गया हमारा। ठीक, इसके बाद जो 4 साल वाला था तो उसका भी तो 2 ही साल बचा ना, 2 साल बाद। ठीक, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद फिर से क्या होगा, तो उस टाइम इलेक्शन तो करना पड़ेगा ना। जो 1/3 का ख़त्म हुआ है कार्यकाल 82 लोगों का, फिर से इलेक्शन होगा इधर 1/3 पे 82 लोगों का। ठीक, अब इनका 2 साल बचा, अब 2 साल बाद फिर ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर 2 साल बाद इलेक्शन होगा 1/3 लोगों का। तो ऐसे ही ये व्यवस्था किया गया था। तो ये ऐसे ही शुरू से चला आ रहा है। तो यही हमारा 1/3 का कॉन्सेप्ट कुल मिला के। जैसे हमको डाउट होता है कि नहीं कैसे शुरू में कैसे रहा होगा, तो ऐसे ही हुआ था शायद।
कि कुछ 1/3 लोगों को 2 साल के लिए चुना गया था, 1/3 लोगों को 4 साल के लिए चुना गया था और 1/3 लोगों को 6 साल के लिए चुना गया था। तो उसी में 2 साल बाद 2 साल वाले ख़त्म हो गए, फिर 2 साल बाद चुनाव हुआ 6 साल के लिए। तो जो जहाँ जिसका यहाँ पे चुनाव होगा वो 6 साल तक जाएगा पूरा, फिर 2 साल बाद यहाँ से चुनाव होगा तो ये 6 साल के लिए जाएगा पूरा। तो वही व्यवस्था अपनी आगे बढ़ती रही, ऐसे चलती रही गाड़ी। अब हम क्या देखते हैं, हाँ इनका कुछ अर्हता भी होता है ना। अर्हता मतलब ये योग्यता, कुल मिला के योग्यता क्या है इनका। योग्यता अगर हम देखते हैं तो योग्यता वही है, भारत के निवासी हों, सबसे तो वही है ना। कुल मिला के इसमें उम्र देख लीजिए, उम्र 30 वर्ष इसमें होता है, 30 वर्ष से कम ना हो। जैसे लोकसभा में क्या होता है 25 साल होता है, लेकिन राज्यसभा में कितना होता है 30 साल होता है। 30 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इसको उच्च सदन भी कहते हैं। मतलब ज़्यादा एज वाले लोग रहते हैं इसमें लोकसभा की तुलना में, ठीक। तो मेन यही है इसका 30 साल वाला, ठीक। और एक और इसमें प्रावधान क्या किया गया है, पहले क्या था ना कि इसमें यह था कि जो राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा उसी राज्य से चुना जाएगा। जैसे यूपी से किसी को चुनाव करना है, किसी का चुनाव करना है, जैसे संजय सिंह है मान लीजिए आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, वो है तो यूपी के, लेकिन राज्यसभा सांसद कहाँ से चुने गए हैं, दिल्ली से। लेकिन ये सिस्टम पहले नहीं था, ठीक। पहले ये था कि उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। ये कंपलसरी था। लेकिन क्या हुआ कि एक संविधान संशोधन हुआ हमारा, कब 2003 में संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद में क्या बोल दिया गया कि ये ज़रूरी नहीं है, कोई कहीं से भी खड़ा हो सकता है। मेन ये था मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना था, ठीक। थे पंजाब के, वो सीट नहीं रही होगी वहाँ पे, उनको लड़ाना था नॉर्थ ईस्ट से, उधर कांग्रेस की पूरी सरकार थी। तो ये चेंज कर दिया गया हमारे संविधान में। तो फिर तब से ये हो गया कि कोई कहीं से भी, कहीं का भी राज्यसभा का सांसद बन सकता है। तो ये रही बात हमारी योग्यता की। अब बात कर लेते हैं पदाधिकारी की। पदाधिकारी में मेन कौन है, एक है पदाधिकारी में, इसके पदाधिकारी को हम क्या बोलते हैं, सभापति। दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं, उपसभापति, ठीक है। तो जो सभापति होता है वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि किस सदन का जो मुखिया होता है वो उस सदन का हिस्सा नहीं होता है। मतलब कि ये मुखिया तो है लेकिन राज्यसभा का हिस्सा नहीं है, ये उपराष्ट्रपति है। तो आंसर क्या होगा, उपराष्ट्रपति, ठीक। इसका प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल 89 में, अनुच्छेद 79 में इसका प्रावधान किया गया है। एक और होता है वो विपक्ष का नेता होता है, कुल मिला के यही कह सकते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी का आदमी होगा, जिसके पास बहुमत होगी विधानसभा राज्यसभा में, विपक्षी दल का किसी को एक विपक्ष का नेता चुन लिया जाता है। तो यही होता है। और एक और आता है इसमें, कुछ होता है कि मतलब कि ऐसा नहीं है ना कि जैसे संसद में मान लीजिए कितनी सीटें हैं, अरे 245 सीटें हैं, तो ऐसा नहीं कि 5 लोग भी जाएंगे तो क्या बोलते हैं राज्यसभा चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति के लिए कितने चाहिए, कम से कम 1/10 भाग सदस्य होने चाहिए। मतलब कि कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। 245 है ना, तो कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए हमारे, तभी जाके चलेगा संसद। नहीं तो स्थगित कर दिया जाएगा अगले दिन के लिए, चाहे जब के लिए स्थगित कर दिया जाएगा कुल मिला के। फिर इसके बाद और क्या है, कुछ कार्य और कुछ शक्तियाँ हैं, वो भी देख लेते हैं। राज्यसभा के शक्तियाँ हैं, राज्यसभा को कुछ पावर भी दिया गया है। नॉर्मली 2 ही मेन पावर है,
जो उसको अनन्य शक्ति भी हम बोल सकते हैं ना। मेन पावर मतलब ज़्यादा पावर तो लोकसभा के पास में है, लेकिन राज्यसभा के पास में भी कुछ पावर हैं। जैसे क्या बोलते हैं कि कोई भी संशोधन करना हो ना, संविधान में कोई भी संविधान संशोधन करना हो तो उसमें क्या होता है कि जो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, दोनों की शक्तियाँ बराबर होती हैं दोनों में, इसमें संविधान संशोधन में, ठीक है। लेकिन जो वित्त जैसे धन विधेयक होता है, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को, आरएस मतलब राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। मतलब ये है कि राज्यसभा का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। लोकसभा के आगे पास करके अगर राज्यसभा के पास भेज देगी तो राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक अपने पास रख सकता है, फिर उसको वापस करना पड़ेगा। तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। बाकी जो संविधान संशोधन है उसमें तो लोकसभा राज्यसभा के बराबर ही होता है, ठीक। फिर जैसे अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, अगर इनका जैसे चुनाव है ना, तो इसमें यहाँ भी जो लोकसभा होगा राज्यसभा के बराबर शक्ति रखता है, ठीक है। मतलब देखिए, एक तो संविधान संशोधन में और एक इन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, यहाँ पे लोकसभा की शक्ति राज्यसभा की शक्ति के बराबर होती है। फिर जैसे मान लीजिए किसी को हटाना है, जैसे ना कहीं कहीं, हाँ कहीं कहीं ज़्यादा शक्ति भी होती है। अब देख लेते हैं कौन सा जगह है जहाँ पर राज्यसभा को ज़्यादा शक्ति मिला हुआ है। तो मेन 3 जगह है ना, 3 अनन्य शक्तियाँ जिसको हम बोल सकते हैं, अनन्य शक्ति बोल सकते हैं इसको हम। राज्यसभा के 3 अनन्य शक्ति हैं, मेन तो 2 ही है, एक और लिख सकते हैं हम। तो इसमें पहला क्या है कि अखिल भारतीय सेवा, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक। अगर राज्यसभा 2/3 से ना, अगर 2/3 बहुमत से अगर पास कर दे, ठीक, राज्यसभा के मतलब अखिल भारतीय सेवा के किसी पोस्ट के लिए, तो वो नया पद का मतलब सृजन हो जाता है, नया पद बन जाता है। इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, आर्टिकल 312 में। मतलब क्या है कि आर्टिकल 312 के हिसाब से राज्यसभा को एक अनन्य शक्ति दी गई है कि राज्यसभा अगर मेजॉरिटी से पास कर देता है कि नहीं, एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो क्रिएट की जा सकती है, बनाई जा सकती है। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब, अच्छा देख लीजिए, एक चीज़ क्या होता है सर्विस में, क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक स्टेट गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, और एक ये होती है ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉई होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जैसे कोई पद आप जैसे ले लीजिए, जैसे एसएससी निकालता है ना, जैसे आपके फोर्स वाले सारे लोग हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। लेकिन ऑल इंडिया सर्विस जो होता है, ये जो होते हैं इसमें 3 ही पद आते हैं ऑल इंडिया सर्विस में, IAS, IPS और IFS, वन सेवा, ये 3 ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक। ये स्टेट में भी काम करते हैं और सेंट्रल में भी काम करते हैं, दोनों जगह काम करते हैं ये लोग। तो एक अनन्य शक्ति ये होगी कि अखिल सेवा का सृजन, मतलब बनाना। क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछता है यूपीएससी में, किसके पास पावर है ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की, राज्यसभा के पास पावर है। लोकसभा से इसमें कोई मतलब नहीं होता है। राज्यसभा चाहे तो एक नई मतलब अखिल भारतीय सेवा के लिए वो क्या बोलते हैं, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। दूसरी जो अनन्य शक्ति है वो है आपकी आर्टिकल 249 के अनुसार क्या है कि अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य के किसी विषय को, अगर राज्यसभा सोचता है, जैसे क्या होता है कि हम 3 भाग में बांटा गया है ना, एक तो आपका होता है क्या बोलते हैं संघीय सूची है, ठीक है, एक क्या है राज्य सूची है, ठीक, एक क्या बोलते हैं यार, बोल क्या
संघीय सूची, राज्य सूची, ठीक है देखते हैं चलो। तो ये जो राज्य सूची के विषय पे जो होता है वो कौन बनाता है? ये सारे राज्य अपने अलग अलग बनाते हैं, ठीक है, समवर्ती सूची होता है। ठीक है, संघीय सूची के विषय पे कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार बनाती है, मतलब संसद बनाता है। इस पर संसद को पावर होता है बनाने का, इसमें राज्य विधानसभा को पावर होता है बनाने का। लेकिन अगर राज्यसभा चाहती है कि जो राज्य सूची में कोई विषय है और राष्ट्रीय महत्व का है, ठीक, अगर ये 2/3 मेजॉरिटी से अगर उसको पास कर दे और पास कर देगी कि नहीं हाँ ये राष्ट्रीय महत्व का है, तो अब इस पे जो कानून बनाने की जो शक्ति होगी इस पर और इसको लागू करने की जो शक्ति होगी वो चली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ये है, तो इस पर जो नियम कानून जो बनाने होंगे वो केंद्र सरकार अब बनाएंगी नियम कानून। तो दो ये मेन शक्ति हैं, एक तो अखिल भारतीय सेवा का, और एक जो अगर राज्य सूची के विषय से अगर उसको केंद्रीय सूची के विषय में लाना है संघीय सूची में तो राज्यसभा करती है। और तीसरा एक और होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये है कि जो उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग लगता है ये केवल और केवल राज्यसभा में होता है, ठीक। तो ये रहा हमारा राज्यसभा। अगर आप इतना देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपको जाने वाला है, इससे बाहर से कहीं से आने वाला है। और एक काम और हम कर लेते हैं कि एक जगह इकट्ठा सारे इसके आर्टिकल को हम लिख लेते हैं ना, जो पढ़े हैं तो आर्टिकल सारा लिख लेते हैं। पहला आर्टिकल हमारा क्या था? गठन को लेके था ना। गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 80 में गठन के बारे में बताया गया है। सीट के बारे में हमने देखा था अनुच्छेद 80 और क्लास 2 इसका उसमें दिखाया गया है। जो निर्वाचन था, निर्वाचन के बारे में कितना था? ये भी 80 था ना, 80 में कितना था? अच्छा 4 था, ठीक, ये हो गया। कार्यकाल की बात करें हम, कार्यकाल में लिखा था क्या लिखा था? योग्यता, पदाधिकारी, निर्वाचन, कार्यकाल 3 साल है ना। अच्छा 83(1). तो कार्यकाल के बारे में कितना है? 83(1) में है। उसके बाद में जो इनकी अर्हता है मतलब योग्यता, ये किस में है? 84 में। ये सब सारे अनुच्छेद हैं, ठीक है, ये सारे अनुच्छेद हैं, ठीक। जो अब पदाधिकारी के बारे में जो है, पदाधिकारी मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट, इनके बारे में किस में बताया गया है? आर्टिकल 89 में, ठीक है। और हम अभी लास्ट में क्या देखें? एक ये देखें शक्तियाँ देखें ना। शक्तियाँ में हम दो शक्ति देखे हैं। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज के देखे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज का उसमें कौन था? आर्टिकल 240 नहीं, आर्टिकल 312, आर्टिकल 312, ठीक है, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। और एक जो था राज्य सूची का, राज्य सूची को क्या करना था? संघ सूची के लिए, इसी कौन था? आर्टिकल 249। तो ये इतने हमारे आर्टिकल हैं जो राज्यसभा से संबंधित हैं। तो अगर आप इतना देख लेते हैं तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता है। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करें। धन्यवाद।